हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम जानेंगे नए लेबर कोड्स के बारे में। नए लेबर कोड्स को जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप नौकरी पेशा हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप अपने कामकाज के संबंध में काफ़ी बदलाव हो गए हैं। यह बदलाव से क्या असर होने वाला है, चलिए जानते हैं गुजरात मजदूर पंचायत के ज्योतिंद्र यादव से। मजदूर आलम को नुकसान और पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाने की पॉलिसी कब से चल रही है? अब जब भाजपा सरकार आई है तब क्या बदलाव हुए हैं? क्योंकि यह सरकार लेबर रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। सरकार का दावा है कि लेबर लॉज बहुत पुराने हैं, इसलिए उसमें बदलाव करके यह 4 नए लेबर कोड्स लाए गए हैं। आपको क्या लगता है? जैसा कि मजदूर आलम को जानकारी है, जब से एनडीए सरकार 2 आई है तब से मजदूरों और किसानों के खिलाफ उसने बड़े जोर शोर से कामगिरी करना शुरू कर दिया है और उसी के चलते बरसों से जो श्रम कानून थे उसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई है और 4 नए लेबर कोड सरकार लाई है, जिसमें 2019 का वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये 4 कोड सरकार लेकर आई है। देखा जाए तो करीब करीब ये चारों कोड में जो प्रोविज़न किए गए हैं वो वर्किंग क्लास के खिलाफ ज़्यादा जाते हैं और एक कॉरपोरेट सेक्टर के फेवर में करने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा। वेज कोड में अगर देखा जाए तो वेज कोड में जो वर्कर और सुपरवाइजर मैनेजर कक्षा की जो डेफिनेशन दी गई है इटसेल्फ इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। उसके ऊपर वेज कोड में मिनिमम वेज का जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उसका गिनती की जो सिस्टम एडॉप्ट की गई है वो भी पहले के सिस्टम से कुछ उसको अलग से बनाया गया है, जिससे वर्किंग क्लास को नुकसान ही होने वाला है। वेज कोड में एक प्रोविज़न ये भी किया गया है कि अगर कोई वर्कर हड़ताल पे जाते हैं, वर्कर क्लास का कोई ग्रुप हड़ताल पे जाता है तो उसके 1 दिन की हड़ताल के ऊपर 7 दिन के पगार का कटौती की जाएगी। उसके ऊपर वेज कोड में अगर कोई कंपनी पगार या कुछ देती नहीं है, बोनस या कुछ देती नहीं है, तो उसका फरियाद जो पहले कोर्ट में होता था अब वो सब फरियादें एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास होगा। गवर्नमेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स डेप्यूट करेगी और उसी के पास सभी को अपना फरियाद लेकर जाना पड़ेगा। अगर बोनस का कोई मामला है तो यूनियन या यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को कोई भी डॉक्यूमेंट देखने की परमिशन नहीं होगी, प्रोवाइडेड अगर ऑफिसर चाहे तो जो भी कंपनी के मालिक है उसकी परमिशन लेकर आप वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो वेज कोड में वर्किंग क्लास के अगेंस्ट में जाती है। उसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में हम देखें तो उसमें भी कई मामले ऐसे हैं कि जो वर्किंग क्लास को काफ़ी हद तक नुकसान करते हैं। हजारस प्रोसेस में वर्कर्स को काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसके ऊपर दूसरी जो बात है, 3 शेड्यूल दिए गए हैं, उसमें कौन से रोगों की रोग को जो है ऑक्यूपेशनल डिसीज में गिना जाएगा उसका दिया गया है, जो कि पुराने शेड्यूल के साथ मैच करता है, पुराने एक्ट के साथ ही लगभग वो मैच करता है। तीसरी बात है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में मैटरनिटी बेनिफिट और इसका भी प्रोविज़न किया गया है लेडीज़ों के लिए, वो थोड़ा ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वर्किंग क्लास को होने वाला है, जिसमें पहले जो कंपनी में 100 वर्कर काम करते थे वहाँ अगर किसी वर्कर को नौकरी में से निकालना है या कुछ चेंज करना है या कंपनी बंद करना है तो मैनेजमेंट को परमिशन लेने की ज़रूरत थी। उसकी जगह पे अब 300 वर्कर्स का लिमिटेशन कर दिया गया है और उसमें भी अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ठीक लगता है तो वो 300 से ऊपर भी वर्कर का लिमिट कर सकता है। तो उसके वो परिस्थिति में क्या होगा कि जहाँ 300 से कम वर्कर काम करते हैं वहाँ किसी को कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैनेजमेंट जब चाहेगी तब उन लोगों को नौकरी में से निकाल सकती है। उसके लिए उनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि वर्किंग क्लास के लिए बहुत बड़ा
एक नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस देश में 80% कंपनी जो है वो 300 से कम वर्कर में काम करने वाली कंपनी है। मेजोरिटी कंपनी 70 से 80% कंपनी जो है वो 50 से 60 वर्कर्स के लिए काम करने वाली वर्किंग कंपनियां हैं। उसके बाद देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मामला है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए पहले 20 कामदार हो तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती थी, लेकिन इस कोड में अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर 50 का थ्रेशोल्ड रखा गया है। तो 50 लेबर अगर आपके पास काम कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, अन्यथा आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जिससे कि क्या होगा कि जहाँ 50 से कम कामदार हैं, मेजोरिटी कंपनी में 50 से कम कामदार में लोग काम करवाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करवा के लोगों का, वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। उसके बाद दूसरा जो कानून है वो सोशल सिक्योरिटी का कानून है। सोशल सिक्योरिटी में प्रोविडेंट फंड, ESI, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह जो हैं इनके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। प्रोविडेंट फंड में अभी तक जो प्रोविजंस था वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट जो है वो प्रोविडेंट फंड को एडमिनिस्ट्रेशन करता था, लेकिन अब प्रोविडेंट फंड में भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का डेप्यूट किया जाएगा। इसी तरह से ESI में भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेप्यूट किया जाएगा, उसके साथ में एक फाइनेंशियल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर डेप्यूट किया जाएगा, जो ये सब चीज़ों को देखेंगे। अभी तक PF का सभी मामला प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के लोग तय करते थे, लेकिन अब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में चला जाएगा। इसी तरह से ESI में अभी तक 4.75% टोटल सैलरी का जो डिडक्शन होता था, उसकी जगह पे बिना पूछे सरकार ने 3.25 कर दिया है वर्कर के तरफ से, और एम्प्लॉय का जो हिस्सा था 1.75% जो डिडक्ट होता था उसको 0.75% कर दिया है। इससे क्या होगा कि मेडिकल में जो कंट्रीब्यूशन जाता है ESI में वो कम हो जाएगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में ESI में फैसिलिटीज़ कम होने की शक्यता बहुत बढ़ी हुई है, जिससे वर्करों को मेडिकल फैसिलिटी मिलने के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह का भी प्रोविज़न किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। मेजॉरिटी हम देखने जाएं तो 4 लेबर कोड जो है उसके ज़्यादातर प्रोविजंस जो हैं वर्करों को अपने राइट से दूर करने के लिए बनाए गए हों, कॉरपोरेट्स के हित के लिए बनाए गए हों, ऐसा क्लियर माना जाएगा, क्योंकि वर्कर को हड़ताल करने का राइट भी वर्कर से छीना गया है। अभी तक ऐसा था कि सरकारी संस्थानों में अगर हमको हड़ताल करना है तो नोटिस देना पड़ता था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में भी आपको हड़ताल करना है तो आपको 60 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा, और अगर कोई मैटर आपका कंसिलेशन ऑफिसर के पास पेंडिंग है और अगर उस मैटर में कोई कोर्ट में से निर्णय आ गया है तो उसके 60 दिन बाद तक आप कोई हड़ताल का कॉल नहीं दे सकते हो। ये सब प्रोविज़न जो है वो खास करके मजदूर आलम को अपनी लड़ाई से दूर करने के प्रोविज़न है, जिससे ये 4 लेबर कोड वर्किंग क्लास को बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। इसी के लिए सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो मिलके हैं इस कोड का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की डिमांड करके आंदोलन में लगे हुए हैं। अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अभी की सरकार बड़ी तकनीकी उद्योगों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, उससे मजदूरों के जीवन में क्या असर होगा? सरकार कहती है प्राइवेटाइजेशन से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, आपको क्या लगता है? सन 1991 से जब से एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसी समय से इस देश के मजदूरों की हालत बिगड़ना शुरू हुई है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की सरकार ने ये 4 नए लेबर कोड लाई हुई है। और आज लेबर की हालत तो 1991 से ही खराब होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो सिचुएशन खड़ा हुआ है यहाँ लेबर की बिल्कुल सुनवाई नहीं है। यहाँ वर्किंग क्लास की या ट्रेड यूनियन की बिल्कुल कोई सुनवाई इस सरकार में है नहीं। ट्रेड यूनियंस को उनके पास बुलाया जाता है, ट्रेड यूनियन से सजेशन मांगे जाते हैं, लेकिन कोई भी सजेशन का इम्प्लीमेंट अभी तक इसमें किया गया नहीं है। ये जो सरकार है ये बिल्कुल एक एरोगेंट सरकार की तरह से ये लोग काम करते हैं और मजदूरों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट्स और पूंजीपतियों के लिए ये सरकार काम करती हो, इस तरह का क्लियर कट दिख रहा है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, एक समय था जब इस देश के प्रधानमंत्री
इस देश का कैबिनेट मजदूरों के हितों के लिए निर्णय लेते थे और उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते थे। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू के समय में उन्होंने इस देश को एक इंडस्ट्रियल देश बनाने का कोशिश किया और उसके चलते कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खड़े किए, BPCL खड़ा किया, BEL खड़ा किया, HAL खड़ा किया। लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई खास करके 91 के बाद और आज के देखने जाएं तो ये सरकार तो पूरे सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूटों को भी खत्म करने बैठी और जिसके वजह से वर्किंग क्लास का बहुत बड़ा नुकसान ये सरकार करने जा रही है। और जब तक इस देश के वर्किंग क्लास को कोई ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जाएगा, ठीक तरीके से उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आ नहीं सकता है। लेकिन ये सरकार वो सब चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए और अपने कुछ कॉरपोरेट पूंजीपतियों के बेनिफिट के लिए एक प्राइवेटाइजेशन के लाइन में चली हुई है, जो इस देश को बहुत बड़े नुकसान में ले जाएगी। मजदूर की हालत ऐसे ही चलती रहेगी कि फिर बदलाव आ सकता है? अगर यह लेबर कोड्स मजदूरों को नुकसान करने वाला है तो बड़े ट्रेड यूनियन द्वारा किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा है? इसमें बदलाव इस तरह से होगा कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला रहे हैं उस मूवमेंट को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ट्रेड यूनियंस को भी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन की तर्ज पर ही ट्रेड यूनियनों को अपनी मूवमेंट बहुत ही मजबूताई से चलाना पड़ेगा, तभी जाके इस देश में कोई परिवर्तन मजदूरों के लिए आ सकता है। अन्यथा इस सरकार के सामने लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के समय में, बिकॉज किसी को कोई आंदोलन करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, कोई अपना आवाज नहीं उठा सकता है, कोई मजदूर अपना आंदोलन नहीं कर सकता है। ये इस तरह की तानाशाही वाली सरकार आज जो चल रही है वो इस देश के मजदूरों को बहुत ही नुकसान करने वाली है और इसके अर्थतंत्र को भी बहुत नुकसान करने वाली है। मजदूर आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा और किन लोगों को साथ लेना होगा ताकि मजदूर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूती से लड़ सके? आंदोलन को मजबूत करने के लिए साथ में पब्लिक को, जनता को भी साथ में जोड़ने का कोशिश करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को जो साथ में जोड़ना पड़ेगा, बेरोजगारों को साथ में जोड़ना पड़ेगा, सभी क्लास के लोगों को साथ में जोड़कर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। यह थे ज्योतिंद्र यादव, गुजरात मजदूर पंचायत के कार्यकारी प्रमुख। हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल के इस प्रोग्राम में यहीं तक ही। अगले प्रोग्राम में कोई नए मुद्दे के साथ, कोई नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका ध्यान रखिएगा। दर्शक मित्रों, आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।